मैं रोज अलग अलग कहानियां सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और देखती हूँ, लेकिन उन सब कहानियों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं एक ही चीज समझ पाती हूँ कि इस दुनिया में राक्षस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि राक्षस इंसानों में ही है। हम सबके अंदर कोई ना कोई राक्षस होता है, लेकिन कुछ इंसान उसे बाहर आने देते हैं, उसे एक्सप्लोर करने देते हैं और बहुत ही गलत हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, जिस हिस्ट्री की किसी को भी जरूरत नहीं है। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एज अ गर्ल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। इसकी डिटेल्स पढ़ते टाइम मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और बहुत रोना भी। जरूरी नहीं हर कहानी में बहुत ज्यादा काटा पीटी हो तभी वो केस बहुत खतरनाक होता है। कुछ केसेस मेंटली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आपको दे सकते हैं, और ये कहानी उनमें से एक है। 29 सितंबर 1941 को एक गरीब फार्म वर्कर्स के घर पे उनका दूसरा बच्चा पैदा होता है, जो कि एक लड़का होता है और उसका नाम वो लोग रखते हैं फ्रेडरिक वॉल्टर स्टीफन वेस्ट। उसके फादर का नाम होता है वॉल्टर स्टीफन वेस्ट और उसकी मदर का नाम होता है डेजी हैना हिल। अब ये जो फैमिली होती है, ये मैंने जैसे कि बताया आपको, काफी ज्यादा गरीब होती है, लेकिन इनकी गरीबी के बाद भी ये लोग बच्चे पैदा करना नहीं रोकते। ये बाय 1951 टोटल 8 बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें से सिर्फ 6 ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके पास उनको प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर केयर और अटेंशन भी नहीं होती। अब ये फैमिली बाकी फैमिलीज की तरह नहीं होती, ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल, डिसफंक्शनल या जितने भी गलत शब्द इस फैमिली को लेकर आप यूज कर सकते हो, ये वो फैमिली होती है। इस फैमिली के अंदर एक ऐसी चीज प्रैक्टिस की जाती है जो मॉरली बिल्कुल गलत थी, और वो होता है इंसेस्ट। काफी लोगों को इंसेस्ट के बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। इंसेस्ट का मतलब होता है अपनी ही फैमिली के अंदर अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखना, और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप्स किसी के भी बीच में हो सकते हैं, सिबलिंग्स के बीच में, फादर डॉटर के बीच में, मदर सन के बीच में। ये सुनने में जितना डिस्गस्टिंग है उतना ही इस फैमिली के लिए नॉर्मल था। जैसे हम लोगों के लिए खाना पीना नॉर्मल है, वैसे इन लोगों के लिए इंसेस्ट नॉर्मल था। इनको लगता था जैसे इनकी फैमिली के अंदर ये चीज चलती है वैसे ही दुनिया में चलती है। तो ये जो बच्चा इनके घर पैदा हुआ था, फ्रेडरिक वॉल्टर स्टीफन वेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म करके फ्रेड बुलाते थे, ये बच्चा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था दिखने में, बहुत गोरा, आंखें बहुत ही सुंदर, बाल बहुत ही कर्ली, लेकिन गरीबी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा मैला कुचैला रहता था। इतना ज्यादा कि इसके क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स इसको पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, और इसको बुली किया जाता था, जिस वजह से इसके कोई भी दोस्त नहीं थे, और दोस्ती के लिए इसको अपने भाई बहनों के ऊपर रिलाई होना पड़ता था, जो भी इसको बुली करते थे। अब ये अपनी मदर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट था, सभी बच्चों में से ये ही उनकी आंख का तारा था। अब ये माँ बेटे का रिलेशनशिप सिर्फ 12 साल की उम्र तक ही माँ बेटे का रिलेशनशिप रहा, क्योंकि 12 साल के बाद फ्रेड को एक ऐसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया गया जो एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है, और उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया था उसकी खुद की मदर ने। वो टॉपिक था सेक्स। और इतना ही नहीं, आगे की ये लाइन बोलने में मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन फ्रेड और उसकी मदर के गलत रिलेशनशिप्स थे, और उसकी मदर ने उसको ऐसे करने के लिए बोला था। अब आप समझ ही सकते हो मैं किन रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। माँ बेटे के रिलेशनशिप में एक धब्बा थे वो दोनों। इतना ही नहीं, इस फैमिली के अंदर एक और चीज बहुत ही ज्यादा भयानक सिखाई जाती थी उनके बच्चों को। जानवरों की गर्दनें काटना तो सिखाते ही थे कि कैसे एक रैबिट को हंट करना है, कैसे एक पिग की गर्दन काटना है, ये सब सिखाया जाता था वहां पे। सिर्फ जानवरों को मारना नहीं सिखाया जाता था उस घर में। उस घर के अंदर एक और चीज प्रैक्टिस होती थी अपार्ट फ्रॉम इंसेस्ट, और वो चीज थी बेस्टियलिटी। ये जो टर्म है बेस्टियलिटी, मैंने भी पहली बार सुनी थी, और जब मैंने इसका मीनिंग निकाला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसका मीनिंग होता है एनिमल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जो कि एक इलीगल चीज है, बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, बहुत ही ज्यादा इमोरल चीज है, और हर तरीके से ये चीज गलत है। बेजुबानों को टॉर्चर करना, उनका रेप करना बहुत गलत है। ये चीजें इस परिवार के अंदर होती थी और दुनिया को कोई खबर नहीं थी। अब फ्रेड ऐसे माहौल में पला बड़ा जहाँ पे ना ही औरतों की इज्जत, ना ही एनिमल्स की, और ना ही आपस में रिश्तों की इज्जत थी। ऐसे घटिया एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा था। किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग में एनवायरनमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होता है, और जेनेटिक्स तो अपना खेल दिखाते ही हैं। फ्रेड के जो जेनेटिक्स होते हैं वो ऑब्वियसली उसके मम्मी पापा पे ही जाते हैं। दोनों के दोनों ही मेंटली एकदम सिक होते हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोग सिक से कम नहीं होते, बीमार होते हैं ऐसे लोग। फ्रेड के लिए अब ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं।
लड़कियों को छेड़ना, इंसेस्ट, जानवरों को टॉर्चर करना, रिश्तों को गलत तरीके से देखना। फ्रेड पढ़ाई में 0 होता है, लेकिन 15 साल की उम्र में वो स्कूल को कंप्लीटली छोड़ देता है, एकदम क्विट कर देता है और मूरकोट फार्म में एज अ लेबरर जॉब को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो कमाने लग जाता है 15 साल की उम्र से ही। अब आ जाती है फ्रेड की किशोर अवस्था 1957 के अंदर। तो जब वो एक टीनेजर बना तो उसने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। राह चलती किसी भी लड़की को कभी भी वो छेड़ देता था। उसे बस ये पता था, उसकी मेंटालिटी ये थी कि लड़कियां यही सब चीजों के लिए होती हैं, छेड़ने के लिए होती हैं। टीन एज में उसको बाइक्स का बड़ा शौक था, तो धीरे धीरे करके अपनी कमाई से वो पैसे जोड़ता था और एक दिन अपने 17th बर्थडे के बाद उसने एक मोटर बाइक खरीदी। उसे खरीदने के बाद वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो अब उसे बाइक खरीदी, बहुत खुश था, लेकिन एक दिन अचानक उसका बहुत ही ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक लड़की आ रही थी, शायद अपनी बाइक पे। उन दोनों के व्हीकल्स टकराते हैं। लड़की को कुछ नहीं होता, फॉर्चुनेटली उसको थोड़े बहुत स्क्रैचेस आते हैं, वो ठीक हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन फ्रेड के साथ बहुत भयानक चीज होती है और वो ये होता है कि उसका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है, एक टांग भी फ्रैक्चर हो जाती है और वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है, बेहोश पड़ा होता है 7 दिन के लिए। और जब आपके सर पे चोट लगती है यानी कि आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है और उसका स्कल फ्रैक्चर हो चुका था। उसके बाद से उसको फिट्स ऑफ रेज आते थे, यानी कि उसको एपिसोड्स आते थे गुस्से के, उसको कभी भी गुस्सा आ जाता था, वो चीजें उठा के इधर उधर फेंकता था, लोगों को गालियां देता था और बहुत गुस्सा करने लग गया था। एक तरीके का मेनियाक हो गया था और साथ ही में कहीं गलती से उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज होंगी भी, चलो मान लेते हैं आधे % भी, वो भी अब जा चुकी थी क्योंकि उसके दिमाग के उस हिस्से पे असर पड़ा था जहां से हम सही चीजें सोचते हैं, जहां से हम अच्छी और बुरी चीजों का अंदाजा लगाते हैं। अब वो जीता जागता मॉन्स्टर था, एक राक्षस था जिसके मन में किसी को लेके किसी भी तरीके की सिंपैथी, एम्पैथी कुछ नहीं थी। उसका एक एक्सीडेंट तो हो जाता है जिससे उसको इतना ज्यादा डैमेज पहुंचता है, लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद एक दिन वो एक लड़की को छेड़ रहा होता है, जबरदस्ती पकड़ने लग जाता है, जोर जबरदस्ती करने लग जाता है। इतने में क्या होता है, वो लड़की उसको एक जोर का धक्का मारती है और वो दूसरे मंजिल से सीधा नीचे जाके गिरता है और इस बार भी उसके सर पे ही चोट आती है। अब इसी के चलते 1961 में वो दिसंबर से अपनी 13 साल की बहन का रेप करता हुआ आ रहा होता है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपनी मम्मी को जाके बताती है, यानी कि जो कि फ्रेड की मम्मी भी होती है। अब फ्रेड की मम्मी पुलिस को बुला के फ्रेड को जेल भिजवा देती है। अब आप इसमें आईनी देखो, जो फैमिली ये सब चीजों को बचपन से बीज डाल के बोए जा रही है, अब अचानक से उस फैमिली के अंदर मॉरल्स आ गए सोसाइटी को दिखाने के लिए। अब उनके लिए ये चीज डिस्गस्टिंग हो गई। इस केस का ट्रायल चलता है और ट्रायल के दौरान फ्रेड की मदर उसी का साथ देती है, लेकिन फ्रेड की बहन जो होती है वो टेस्टिफाई करने से मना कर देती है, वो कोर्ट में पेशी देने से मना कर देती है और वो जो केस होता है वो ढल जाता है और फ्रेड एकदम फ्री हो जाता है। जिसके बाद से फ्रेड के पेरेंट्स उसको घर से निकाल देते हैं और अब वो अपनी मासी के पास रहने चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो फ्रेड के साथ वापस से मिल जाते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है उनके बीच में। लेकिन फ्रेड और उसके सिबलिंग्स के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अगर आप पूरा फ्रेड का कैरेक्टर देखो, जो हर तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है हर किसी को लेके, क्या ऐसे इंसान को कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ना, मेरा भी एक था, लेकिन रियलिटी उल्टी थी, ऐसे लोगों को ज्यादा पार्टनर्स मिल रहे होते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ 1962 की तरफ, जब फ्रेड 21 साल का हो जाता है और उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, एक डांस हॉल के अंदर होती है। उस लड़की का नाम होता है कैथरीन कोस्टेलो। किसी ऑथर ने फ्रेड की बायोग्राफी लिखी थी जिसके अंदर कैथरीन का जो कैरेक्टर है उसने बताया था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैनिपुलेटिव होता है और यही ट्रेट उसकी फ्रेड को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि फ्रेड की जो मदर होती है वो एग्जैक्टली ऐसी होती है। तो कैथरीन को वो पसंद करता है काफी ज्यादा। 2 साल वो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसके बाद कैथरीन अपने घर चली जाती है, अपने होम टाउन चली जाती है, जो कि होता है स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड में जाने के बाद वो वापस आती है और वापस सिर्फ अकेली नहीं आती, वो पेट में एक बच्चा लेके आती है और वो बच्चा किसी और का होता है, एक एशियन ड्राइवर का होता है। कुछ पता नहीं होता इन लोगों का, कोई और पार्टनर होगा, किसी और के साथ रह रहे होंगे, बच्चा किसी और के साथ कर रहे होंगे, बिल्कुल समझ के बाहर है, कुछ समझ नहीं आता। अब क्या होता है, फ्रेड उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं एक प्राइवेट सेरेमनी में, जिसके अंदर सिर्फ फ्रेड का भाई मौजूद होता है जिसका नाम होता है जॉन।
अब ये मूव देख के लोग सोचेंगे वाओ, फ्रेड कितना ज्यादा नेक इंसान था, उसने किसी और के बच्चों को एक्सेप्ट करा, कितना अच्छा इंसान था। ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी के बाद वो मारने पीटने लग जाता है अपनी बीवी को बहुत ज्यादा, और उसकी बच्ची पैदा हो जाती है 1 साल के अंदर, जिसका नाम शारमेन रखा जाता है। उस बच्ची को भी वो बहुत टॉर्चर करता है। तो उनकी जो मैरिज होती है ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। जब वो कैथरीन को मारता है, कैथरीन घर छोड़ के स्कॉटलैंड चली जाती है, फिर वापस आ जाती है जब उसको अपनी बच्ची की याद आती है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो इस वजह से वो लोग रखते हैं एक नानी, और इस नानी का नाम होता है ईसा मैकनील। अब एक दिन क्या हुआ, कैथरीन और फ्रेड के घर काम करने वाली ईसा वो इंट्रोड्यूस कराती है उन दोनों को एक और लड़की से, जिसका नाम होता है एन मैकफॉल। एन मैकफॉल 16 साल की होती है और काम की तलाश में होती है। तो वो उसी फैमिली के साथ रुक जाती है और एज अ नैनी काम करने लग जाती है। जिसके बाद फ्रेड को दिखता है कि मेरे घर में तो 3-3 औरतें हैं और 2 बच्चियां अलग से हैं, यानी कि सुपीरियर फील करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो वो उन सबको मेंटली, फिजिकली हर तरीके से हरास करता था, मारता पीटता सब करता था वो। अब उसकी इन हरकतों से कैथरीन इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने प्लान बनाया भागने का, और साथ ही साथ ईसा ने भी प्लान बना लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि ये सब के सब मिलकर भाग जाएंगे बच्चियों को लेके। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब एन मैकफॉल प्यार में पड़ जाती है फ्रेड के, क्योंकि फ्रेड उसको काफी टाइम से प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, और वो लड़की होती है गरीब, उसको लगता है मेरे से शादी कर लेगा तो कम से कम मेरा घर बस जाएगा, वरना मेरे से शादी करेगा कौन, मैं इतनी गरीब हूँ। तो अब वो फ्रेड को सारी प्लानिंग जाके बता देती है। फ्रेड को पता चल जाता है, वो उसी टाइम पहुंच जाता है जिस टाइम पे वो लोग भागने वाले होते हैं। पुलिस आने वाली होती है, इतने में उन चारों को भागना पड़ जाता है उन लड़कियों को छोड़ के, और एन मैकफॉल भी वहां पे रह जाती है। वो ये कह के रह जाती है कि मैं यहाँ पे इन दोनों लड़कियों की देखभाल कर लूंगी। जिसके बाद जो कैथरीन होती है वो आना जाना करती रहती है, अपनी बच्चियों को देखती रहती है। उस इंसिडेंट के बाद से वो ये देखती है कि मेरी बच्चियां सेफ हैं या नहीं है। तो अब क्या होता है, जो मैकफॉल होती है, एन मैकफॉल होती है, वो प्लान कर रही होती है कि यार मुझे इससे शादी करनी है। तो उसको बोलती है फ्रेड को मेरे से शादी कर। अब फ्रेड के लिए वो एक ऑब्जेक्टिव होती है जिसको वो यूज कर चुका होता है, अब वो उसके कोई काम की नहीं होती है। तो इसी के चलते एक दिन एन मैकफॉल गायब हो जाती है, और उसके गायब होने के पीछे का जो रीजन होता है वो फ्रेड होता है। फ्रेड उसको मार के गार्ड आता है अपने ही एक घर के पीछे की फील्ड में, और उसका जो बच्चा होता है उसको वूम से निकाल देता है। और इतना ही नहीं करता, वो एन और उस बच्चे की कुछ हड्डियों को अपने पास रख लेता है एज अ ट्रॉफी। ये जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं ये अपने विक्टिम्स की कोई ना कोई चीज अपने पास रखते हैं। ऐसे लोगों को एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है अपने विक्टिम्स के ऊपर, और फ्रेड के साथ भी ऐसे ही था। वो चाहता था मरने के बाद भी ये मेरे कंट्रोल में रहे। अब एन की फैमिली उसको ढूंढते हुए आती है, कहीं भी नहीं मिलती वो, तो गिव अप कर देते हैं सबके सब। उनको लगता है वो शायद कहीं चली गई है, तो किसी को पता नहीं चलता कि एन मर चुकी है और उसको मारने वाला फ्रेड है। अब क्या होता है, कैथरीन कुछ टाइम बाद अपने हस्बैंड और अपनी बच्चियों के साथ रहने लग जाती है। थोड़े टाइम तक उनका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। उसके बाद कैथरीन और फ्रेड के बीच में फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, और कैथरीन फिर से अपनी बच्चियों को ऐसे ही उस जानवर के पास छोड़ के चली जाती है। नवंबर 4, 1965 को फ्रेड एक बच्चे के ऊपर अपनी आइसक्रीम वैन चढ़ा देता है एक्सीडेंटली, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि लोकल्स उसको बहुत पीटेंगे, और उसकी जो इनकम सोर्स है वो ऐसे ही आइसक्रीम बेच के अब उससे आइसक्रीम भी कोई नहीं खरीदेगा। तो पुलिस उसको लेके जाती है और उसको चार्जेस से फ्री कर देती है। मुझे नहीं पता क्यों करती है, शायद इनफ सबूत नहीं होते या पता नहीं क्या रीजन होता है, उसको यहाँ से भी फ्री कर दिया जाता है, बच के चला जाता है वो। इसके बाद वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं डर के मारे, और वो लोग शिफ्ट होते हैं ग्लाउसेस्टर में। कैथरीन के घर से चले जाने के बाद फ्रेड उन दोनों लड़कियों के साथ अकेला रह जाता है, जिसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा होता इन दोनों को पालू कैसे। तो वो क्या करता है, वो उन दोनों को सोशल सर्विसेज को सौंप देता है कुछ टाइम के लिए। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि फ्रेड कितना ज्यादा बुरा कैरेक्टर है, लेकिन अब जो कैरेक्टर आगे आने वाला है वो एक्चुअल में इसकी भी माँ थी। तो 1969 की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। 1969 में फ्रेड की मुलाकात होती है एक लड़की से जो 15 साल की होती है। उस लड़की का नाम होता है रोजमेरी लेट्स। वो लड़की एक बस स्टॉप पे बैठी होती है, फ्रेड उसको देखता है और उसको वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, और वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर डोरे डाले। वो उसके पास जाके बैठता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। आज एक्सीडेंट के बाद से उसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी होती है, और वो कपड़े भी बहुत ही ज्यादा बुरे पहनता है। उसको वो दिखने में बिल्कुल ही आवारा टाइप लगता है, तो वो उसको इतना ज्यादा भाव नहीं मारती। लेकिन जो फ्रेड होता है वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होता है कि मुझे इस लड़की को कैसे भी करके पटाना है। तो अब क्या होता है, फ्रेड उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देने लग जाता है,
वो जहां जाती है उसके पीछे जाता है, उसके साथ रहने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है, उसको सिंपैथी दिखाता है, जिसके बाद उसको भी फ्रेड पसंद आने लग जाता है। वो एक ब्रेड की शॉप पे काम करती है, तो वहां पर एक दिन फ्रेड एक गिफ्ट भिजवाता है एक औरत के हाथ से, जिसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ आज बाहर चलोगी। वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है उसके इस मूव से कि वो उसको हाँ कर देती है। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे को जानने लग जाते हैं और फ्रेड को पता चलता है कि रोजमैरी का आज तक एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा है, लेकिन उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बहुत रहे हैं। वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओपन टाइप है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों का बचपन एक जैसा होता है, यानी कि रोजमैरी भी एक ऐसी ही डिस्फंक्शनल फैमिली से आती है जहां पे इंसेस्ट प्रैक्टिस की जाती है। रोजमैरी के फादर उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज करते हैं बचपन से, और इतना ज्यादा होता है उसके साथ कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाती है। उसकी मेंटालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मदर जो होती है वो डिप्रेशन का शिकार होती है, और इसी वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं हॉस्पिटल में जब रोजमैरी उनके पेट में होती है। तो उन इलेक्ट्रिक शॉक्स का असर रोजमैरी के दिमाग पे भी होता है, और उसका जो फादर होता है वो स्किज़ोफ्रेनियाक होता है और बहुत ज्यादा वायलेंट होता है नेचर में। उसकी मम्मी को बहुत पीटता है और अपनी बेटी का आए दिन रेप करता है। तो रोजमैरी के लिए ये चीज बहुत नॉर्मल हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके रिलेटिव्स भी आके उसके साथ ये सब चीजें करते हैं। तो अब ये सब चीजें जब फ्रेड को उसके बारे में पता चलती है तो और ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अपने जैसी ही एक लेडी मिल चुकी होती है। और साथ ही में फ्रेड सिंपैथी भी बटोरता है उससे। वो रोजमैरी को कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है और मेरे पास 2 बच्चियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे पालूं। तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और वो उसकी बच्चियों से मिलती है। उस टाइम पर वो एक कैरावैन में रह रहा होता है। कैरावैन बेसिकली एक वैन होती है जिसको आप इधर उधर मूव कर सकते हो और उसमें आप घर की तरह रह सकते हो। प्रॉपर सामान होता है उसके अंदर और उसमें आप रह सकते हो। तो वहां पे वो बच्चियों से मिलने जाती है और देखती है बच्चियों को बिल्कुल भी अटेंशन प्यार कभी नहीं मिला होता, तो वो उनको बहुत ज्यादा प्यार व्यार देती है, ये सब करती है। जिसके बाद फ्रेड उसको बोलता है कि तुम अपना काम छोड़ दो, ब्रेड की शॉप पे काम करना छोड़ दो, अब मेरे घर पे मेरे बच्चों को आजा नैनी संभालने आ जाओ। जिस पर रोज उसको कहती है कि मैं ऐसा कर लूंगी ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉपर पेमेंट देनी पड़ेगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स को भेज सकूं और उनको लगे कि हाँ ये अभी भी ब्रेड शॉप पे काम कर रही है। तो वो इस चीज पे एग्री हो जाता है, उसको प्रॉपर पेमेंट्स वगैरह दे देता है। वो उसके बच्चों को संभालने लग जाती है। रोजमैरी फ्रेड के घर पर एज अ नैनी काम करती है और कुछ टाइम बाद वो फ्रेड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा देती है। उसके पेरेंट्स फ्रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसकी मम्मी कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और ये एक नंबर का झूठा इंसान है। और रोजमैरी के फादर फ्रेड को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि मैं सोशल सर्विसेज में कॉल कर दूंगा अगर तूने मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा तो। रोजमैरी फ्रेड को छोड़ने से मना कर देती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसको सोशल सर्विसेज के हाथों सौंप देते हैं। वहां पे उसको सुधार गृह में रखा जाता है जो टीनेजर्स के लिए होता है। सिर्फ उसको वीकेंड्स पे जाने दिया जाता है बाहर, और वो ये कहकर जाती है कि मैं पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, लेकिन वो फ्रेड के पास जाती है। अपने 16th बर्थडे पे वो सोशल सर्विसेज से बाहर आ जाती है। उन लोगों को लगता है कि अभी सुधर चुकी है और फ्रेड के पास नहीं जाएगी। वो अपने पेरेंट्स के साथ मूव इन कर जाती है। उस टाइम पे फ्रेड 30 दिन की जेल काट रहा होता है क्योंकि उसने कुछ चुराया होता है। उसके बाद जब फ्रेड वापस आ जाता है तो वो फ्रेड के साथ मूव इन कर जाती है। उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल डिसोन कर देते हैं। उसके साथ मूव इन करने के बाद इन नो टाइम वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 17 अक्टूबर को वो अपनी पहली बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं हेदर एन। फ्रेड सिर्फ एक झूठा नहीं होता, वो एक चोर भी होता है। तो आगे जाके क्या होता है, उसको गाड़ी के टायर चुराने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है 6.5 महीने के लिए। उन 6.5 महीनों के अंदर जो रोजमैरी होती है वो उन तीनों बच्चों को संभाल रही होती है, लेकिन वो कोई प्यार नहीं कर रही होती उनको, वो अपनी असली रूप में आ जाती है। वो बेचारी शारमेन और एना मैरी को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करती है। वो उनको जब मन चाहे तब पीटती है और घर के काम करवाती है, उनसे सारे काम करवाती है। अब एना मैरी और शारमेन की जो पर्सनालिटीज होती है वो बहुत अलग होती है। एना मैरी सबमिसिव टाइप की होती है, यानी कि जब उसकी मदर उसको पीटती है तो वो बिल्कुल सबमिट कर देती है अपने आप को, बिल्कुल सरेंडर कर देती है कि पीट लो, और रोती है बहुत पागलों की तरह। लेकिन शारमेन जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की होती है। जब रोजमैरी उसको मारती है वो एक आंसू नहीं बहाती और वो बस एक ही बात बोलती है, आप मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी मुझे लेने आएगी। और इस बात पे रोजमैरी और चिढ़ जाती है और उसको और बुरी तरीके से मारती है। उसको देख देख के एना मैरी बहुत रोती है। एक दिन शारमेन की एक दोस्त उसके घर पे आती है और घर में किसी को भी नहीं पता होता, रोजमैरी, शारमेन, एना मैरी, किसी को नहीं पता होता वो आने वाली है, और वो उनके घर के ऊपर ही रहती है। जब वो घर में एंटर करती है उसके बाद वो जो नजारा देखती है वो बहुत रोती है।
वो ये देखती है कि शारमेन को रोजमेरी ने एक चेयर पे खड़ा कर रखा है, उसके कपड़े नहीं है उसकी बॉडी पे, और उसके हाथों को बेल्ट से पीछे की तरफ बांध के उसके मुंह पे डक्ट टेप लगाई हुई होती है, और रोजमेरी के हाथ में एक वुडन स्पून होता है जिससे वो उसकी पिटाई कर रही होती है। लेकिन शारमेन की आंखों में एक भी आंसू नहीं होता। वो बेचारी शारमेन को इतना इतना पीटती है कि कितनी ही बार वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाती है, और हर बार रोजमेरी हॉस्पिटल्स में अलग अलग बहाने लगाती है। फ्रेड 24 जून 1971 को रिलीज हो जाता है, और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि शारमेन गायब है। तो वो उससे पूछता है कि शारमेन कहाँ गई, तो वो उसको बताती है कि मैंने शारमेन को जान से मार दिया। उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि शारमेन उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा ढीठ लड़की होती है जो उसकी बात नहीं मानती, और रोजमेरी के हिसाब से जो उसके कंट्रोल में नहीं आता वो उसके किसी काम का नहीं है। अब वो दोनों मिलकर अपने घर के गार्डन में किचन के विंडो के नीचे शारमेन की लाश को दफना देते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी मम्मी की वेट कर रही थी इतने टाइम से, और मुझे नहीं पता उसकी मम्मी उसको क्यों नहीं लेके गई, उस बच्ची को एट लास्ट मार दिया गया। और जब आस पड़ोसियों ने, स्कूल वालों ने, सबने पूछा कि कहाँ गई शारमेन, तो वो लोग यही बात बोलते थे कि उसकी मम्मी आई और ले गई। अब आ गया 1971, जब कैथरीन उन लोगों के घर पहुंचती है। उसको अपनी बच्चियों की कस्टडी चाहिए होती है और डिवोर्स चाहिए होता है उससे, लेकिन कैथरीन भी गायब हो जाती है, और ऑब्वियसली उसको फ्रेड ने मारा होता है। लेकिन इसमें रोजमेरी का हाथ नहीं होता क्योंकि फ्रेड उसको चुपके से मारता है। वो कैथरीन को अपनी कार में बिठाता है बात करने के लिए, उसको ड्रिंक देता है जिसके अंदर कुछ मिला हुआ होता है। कैथरीन बेहोश हो जाती है, उसको स्ट्रैंगल करता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसी जगह के पास गाड़ के आ जाता है जहाँ पे एन मैकफॉल की बॉडी को गाड़ा था, और वो उसकी बॉडी में से भी एक कोई चीज एज अ ट्रॉफी रख लेता है। 29 जनवरी 1972 को दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों शिफ्ट हो गए 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पे। अब जिस एड्रेस की बात कर रही हूँ मैं, 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट, ये आगे जाके हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा किस लिए हुआ ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जून 1 को रोजमेरी का दूसरा बच्चा पैदा हुआ, और अनफॉर्चुनेटली वो भी एक लड़की थी। अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं कि वो लड़की थी और वो पैदा हो गई, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि वो ऐसे एक माहौल में पैदा हुई थी जो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अब बात करते हैं उस घर की जहाँ पे वो लोग रहते थे। स्टार्टिंग में तो वो लोग उस घर पे रेंट पे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके फ्रेड ने काफी ज्यादा पैसे जमा कर लिए थे और उस घर को खरीद लिया। वो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, यानी कि 3 मंजिला बिल्डिंग। अब उसने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर तो अपनी और अपनी फैमिली के लिए रखा, लेकिन ऊपर के जो 2 फ्लोर्स थे उसने उन फ्लोर्स के अंदर जो कमरे थे इस तरीके से बनवाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किराएदारों को वहां पे ठहरा सके। अब वहां पे काफी सारे किराएदार आते थे, लेकिन उसी घर में फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक ऐसा रूम था जो स्पेशली रोजमेरी के लिए बनाया गया था। उसके प्यार व्यार में नहीं, वो रूम इसलिए बनाया गया था ताकि रोजमेरी उस रूम के थ्रू प्रोस्टिट्यूशन कर सके। बिल्कुल सही सुना आपने। उस रूम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि रोजमेरी के जो क्लाइंट्स आए वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहे। बहुत सारे आदमी आते थे, इनफैक्ट उसके घर पे जो किराएदार रहते थे वो उनके साथ भी कैजुअल सेक्स में एंगेज होती थी। वो जो रूम रोजमेरी के लिए बनाया गया था उस रूम का नाम रखा गया था रोजमेरीज रूम। उस रूम के बाहर एक रेड कलर की लाइट लगाई गई थी ताकि जब भी रोजमेरी चाहे कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती तब वो उस लाइट को जला देती थी, और बाहर जो भी होता था उसको पता लग जाता था कि रोजमेरी नहीं चाहती कि उसके रूम के अंदर कोई आए इस वक्त, क्योंकि वो अभी बिजी है। इतना ही नहीं, रोजमेरी के उस रूम की दीवारों पे बहुत सारे होल्स थे ताकि जब रोजमेरी अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रही हो उस वक्त फ्रेड उनको देख पाए उन होल्स के थ्रू। ये लोग एक नंबर के सनकी लोग थे, मेंटली अनस्टेबल और लस्ट से भरे हुए लोग, सेक्सुअल एडिक्ट्स थे ये दोनों के दोनों। इनको हर इंसान से बस यही मतलब था। आगे जाके फ्रेड और रोजमेरी की जो सेक्सुअल अर्जेस थी ये बढ़ने लग गई, और इसके चलते ये अपने घर में काफी सारे कुछ इसी से रिलेटेड टूल्स लेकर आए। आप समझ ही सकते हैं मैं किन टूल्स की बात कर रही हूँ। जो भी पैसा प्रोस्टिट्यूशन से आता था उस पैसे से वो लोग उस घर को रेनोवेट कराते रहते थे। अब अपने एक्शंस के तो कॉन्सिक्वेंसेस होते ही है। तो रोजमेरी ने टोटल 8 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 3 तो क्लाइंट्स के थे। उस घर में ज्यादातर लड़कियां ही थी जो आगे जाके अपने पेरेंट्स की इस हवस का शिकार होने वाली थी। उनके पेरेंट्स लड़कियों को प्लस उनके लड़के को भी पोर्नोग्राफी देखने के लिए फोर्स करते थे, और पोर्नोग्राफी एनिमल्स की भी होती थी। रोज एक हाईली मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग औरत थी, बहुत ही ज्यादा घटिया औरत जिसे आप बोल सकते हो। उसके मन में किसी को लेके कोई सिंपैथी नहीं थी। वो अपने बच्चों को बहुत गलत ट्रीट करती थी, बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा गलत। घर के सारे फाइनेंसेस रोज के हाथ में होते थे।
वही देखती थी कि कहाँ कितना खर्चा करना है। बाय 1977 रोज के फादर अब फ्रेड से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, तो उन दोनों ने मिलकर एक कैफे खोला, यानी कि फ्रेड ने और रोज के फादर ने। और वो कैफे कुछ टाइम बाद ही डूब गया, यानी कि बंद हो गया। अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग बात बताने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका मूड खराब होने वाला है। रोजमेरी के फादर, जब उन्हें पता चला कि रोजमेरी प्रोस्टिट्यूशन में पड़ गई है, उसके बाद से वो रोजमेरी को विजिट करने लग गए एज हर क्लाइंट। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हो कि लोग कैसे फंक्शन करते हैं? ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, इतने घटिया। रोजमेरी का बच्चों को लेकर जो ये रवैया था बहुत ही बुरा था। एक बार ही रोजमेरी का बेटा पोछा लगा रहा था घर में, और बोल रखा हुआ था नीचे पानी से भरा हुआ। रोजमेरी का पैर पड़ गया उसमें गलती से, और उसने अपने बेटे को बहुत मारा। और एक इंसिडेंट में तो रोजमेरी को एक बर्तन नहीं मिल रहा था, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने पिटाई लगा दी अपने बच्चों की इसी के पीछे। इतनी टॉक्सिक औरत थी वो फ्रेड को भी नहीं छोड़ती थी। एक बार फ्रेड के पीछे वो चाकू लेके दौड़ी थी, जिसके चलते फ्रेड फटाफट से रूम में घुस गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया अपने पीछे का, और जो चाकू था सीधा दरवाजे में जाके घुस गया। इतनी सनकी औरत थी वो। औरतें भी सनकी होती हैं, जरूरी नहीं आदमी सनकी हो। और यहाँ तो ये फ्रेड की भी माँ थी। वो दोनों इतने ज्यादा पागल थे कि उन लोगों ने उस घर के अंदर एक सेलर बनाया था, प्रॉपर सेलर, ये सब चीजें करने के लिए। अब उनकी ये सारी हरकतें शुरू होने वाली थी, और शुरुआत उन लोगों ने एना मैरी से करी। एना मैरी फ्रेड और कैथरीन की बेटी थी। सितंबर 1972 में एना मैरी 8 साल की थी। एक दिन रोजमेरी ने एना मैरी को पकड़ा और उसको सेलर में ले गई, उस तय खाने में ले गई जो उन्होंने ये सब कामों के लिए बनाया था। वहां पे एक गद्दा बिछा हुआ था, जिसके बाद रोज और फ्रेड ने एना मैरी से कहा कि अपने सारे कपड़े उतारो, जिस पर एना मैरी ने मना कर दिया। और इस बात से चिढ़कर रोज ने एना मैरी के सारे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद जो गद्दा रखा हुआ था जमीन पे, उससे उसको बांध दिया गया। उसके मुंह के अंदर एक हैंकी डाल दिया गया ताकि वो चीख ना सके। और रोज ने फ्रेड को एनकरेज किया कि वो उसके साथ रेप करे, और ठीक वैसा ही हुआ। फ्रेड ने अपनी ही बेटी एना मैरी, जो 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसका रेप किया। जिसके बाद एना मैरी चल भी नहीं पा रही थी, और ये चीज देखकर रोज बहुत जोर जोर से हंस रही थी। वो उसके साथ पीछे पीछे बाथरूम में गई, उसको एक क्लीन टॉवल पकड़ाया और हंसते हुए बोली, अरे टेंशन क्यों ले रही हो? ये चीज तो हर लड़की के साथ होती है, ये एक फादर की ड्यूटी है। उसने ये चीज उसको बोली, और उसने एना को क्लियर कर दिया कि ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी, तो रेडी रहना। एना के बाथरूम से आने के बाद दोनों ने मिलकर उसको बहुत पीटा, ताकि उसके अंदर एक डर बैठ जाए और वो बाहर जाके किसी को ये चीज ना बताए। जिससे एना मैरी, एक तो ऑलरेडी सबमिसिव थी वो लड़की, मान गई, उनकी चीजों के लिए भी मान गई, और उसने बाहर किसी को कभी भी कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ फ्रेड ही नहीं, ओकेजनली रोज भी उसको सेक्सुअली अब्यूज करती थी, और कभी कभी तो जस्ट ऐसे मजे के लिए उसको कुर्सियों से, फर्नीचर से बांध देती थी, पीटती थी अच्छे से, जिसके बाद वो फ्रेड को फिर एनकरेज करती थी कि उसका रेप करे। जब एना मैरी 13 साल की हो गई, तब एना मैरी को उन दोनों ने प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया, और अपने क्लाइंट्स को बताते थे कि वो 16 साल की है। और जब भी क्लाइंट्स आते थे उनके घर पे, तब वो उसी रूम में रहती थी रोजमेरी, ताकि एना मैरी अपनी रियल एज ना बताए। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो ट्रॉमा जो एना मैरी को पहुंच रहा होगा। लेकिन साथ साथ में जो बच्चे उसके साथ थे, उसके भाई बहन, वो कितना डर रहे होंगे कि अगली बारी हमारी है। कितना बुरा माहौल है, क्या माहौल है ये। रोज और फ्रेड की जो पहली बेटी थी हेदर, जब वो बड़ी हो रही थी, उसके साथ भी ऐसी ही चीजें होना स्टार्ट हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में रहती थी कि जो लोग मुझे पाल पोस रहे हैं, जो मेरे माँ बाप है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और उसकी माँ रोजमेरी हंसती थी, उसको मजा आता था ये सब चीजें देखने में कि लड़कियां कैसे चीख रही हैं और डर रही हैं और दर्द में हैं। उन लड़कियों को नहाने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए भी पहरेदारी सी देनी पड़ती थी। अगर एक लड़की कपड़े चेंज कर रही है तो दूसरी बाहर खड़ी होगी, क्योंकि कहीं पापा ना आ जाए। और नहाने के लिए उनको वो वक्त देखना पड़ता था जिस टाइम पे फ्रेड घर पे नहीं होता था। एना मैरी एक दिन प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसका ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद रोजमेरी ने एना को बहुत पीटा, उसके पेट पे बहुत बार लातों से वार किया, जिसके बाद एना मैरी घर छोड़कर भाग गई अपनी जान बचाकर, क्योंकि उसको पता था ये लोग एक ना एक दिन मुझे मार देंगे। अब धीरे धीरे करके हेदर के साथ ये सब चीजें होने लग गई, जो कि ज्यादा ही आगे बढ़ने लग गई। एक दिन उसको फोर्स भी किया गया।
हैदर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो बेचारी इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी ये सब चीजों की वजह से, इन सब एनवायरनमेंट की वजह से, कि वो जब बैठी भी होती थी तो वो आगे पीछे रॉक होती रहती थी, हाथ या पैर कुछ ना कुछ हिलाती रहती थी, एंग्जियस रहती थी, रातों को उठ जाती थी, नाइटमेयर्स आते थे उसको, स्कूल में बैठी बैठी भी रोती रहती थी और उसकी फ्रेंड्स जानती थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब आ जाते हैं अक्टूबर 1972 की तरफ, जब रोजमेरी और फ्रेड कहीं जा रहे थे अपनी वैन में बैठ के, तब रास्ते में उसको हिच हाइकर मिल गई। वो हिच हाइकर बेसिकली अपने पेरेंट्स के घर से अपने बॉयफ्रेंड के घर रोज जाती थी लिफ्ट के थ्रू। इस बार उसको ये दोनों मिल गए। दोनों ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, उसे सब बताया, जिसके बाद उन दोनों ने उसको बोला कि तुम हमारी वैन में बैठो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। रास्ते में वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे और रोजमेरी और फ्रेड उससे पूछते कि क्या तुम हमारे बच्चों की नानी बनोगी, तो उसने बोला कि बिल्कुल बनूंगी, मैं वैसे भी काम ढूंढ रही थी और मुझे बच्चे भी बहुत पसंद है। जिसपे फ्रेड और रोज ने उसको बोला कि ठीक है, कुछ टाइम हमारे घर पे आओ, देखो हमारे बच्चों से मिलो जुलो, अगर अच्छा लगता है तो काम शुरू कर देना और हमारे साथ ही रहने लग जाना और हम तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देंगे। उस लड़की का नाम था कैरोलाइन ओवंस और वो 17 साल की थी। अब कैरोलाइन बच्चों से मिली, बहुत खुश हुई, उसने ज्वाइन कर लिया, उनके साथ रहने लग गई। और जब वो वहां पे रहना स्टार्ट हुई तब उसने उस फैमिली के जो बिहेवियर थे उनको नोटिस किया, उनको ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि हैदर जो थी वो बहुत ज्यादा टेंस रहती थी और ओवन समझ नहीं पाती थी कि इसके बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा जब फ्रेड के मुंह से वो उल्टी सीधी बातें सुनती थी। ये हर टाइम अजीब तरीके से उसको देखता रहता था और बहुत सारी डींगे हाँकता था, जैसे कि वो ये बोलता था कि उसको अबॉर्शंस परफॉर्म करने आते हैं और जो भी औरतों के उसने अबॉर्शंस परफॉर्म किए हैं, और वो इतना ज्यादा खुश हो जाती थी कि अपने आप को मेरे ऊपर न्यौछावर कर देती थी। लाइक इतना ज्यादा डिल्यूजन में रहता था वो। तो ये चीजें जो ओवंस थी वो सबको नोटिस करती थी। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो बस हो गई जब फ्रेंड ने उसको कहा कि हेदर की वर्जिनिटी लूज हो गई है, तो कैरोलाइन काफी ज्यादा कंसर्न हो गई और उसने कंसर्न वे में बोला कि आप क्या बोल रहे हो बात। तो फ्रेड मजाक के वे में कह रहा था, अरे कुछ नहीं, वो साइकिलिंग कर रही थी तो सीट उसकी हट गई और वो उसके ऊपर गिर गई जिससे उसकी वर्जिनिटी लूज हो गई। इस बात पे कैरोलाइन इतना ज्यादा डिस्गस्ट हो गई कि उसी टाइम उसने अपना सामान बांधा और वहां से चली गई। कि कोई बाप अपनी बेटी को लेके अगर मजाक करता भी तो ऐसा मजाक नहीं कर सकता। ऐसा मजाक कौन बाप करता है अपनी बेटी को लेके। अब काफी वक्त बीत गया और 6 दिसंबर 1972 आया जब कैरोलाइन ऐसी रास्ते पे खड़ी हुई थी, हिच हाइकिंग कर रही थी, सेम रास्ते पे खड़ी हुई थी बेसिकली जहां से वो जाती थी अपने बॉयफ्रेंड के घर। उसी रास्ते पे आ गई एक गाड़ी जिसको वो जानती थी और वो गाड़ी थी फ्रेड और रोजमेरी की। तो एक मोमेंट पे इंसान को वाइब आती है कि यार कुछ गलत होने वाला है, भागो। तो वही वाइब उसको आई, लेकिन वो भागी नहीं, वो वहीं रुकी रही। रोजमेरी बोली कि हम माफी मांगने आए, जो भी फ्रेंड ने तुमसे बोला था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी और प्लीज हमें वापस से ज्वाइन कर लो। तो इस बात पे कैरोलाइन ने बोला कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो रोजमेरी ने इतने में बोला कि आप मेरे साथ आके बैठ जाओ गाड़ी में, एक गर्ल स्टार्ट करनी है। कैरोलाइन को अजीब सा तो लग रहा था लेकिन वो मना नहीं कर पाई और वो उसके साथ जाके गाड़ी में बैठ गई। अब गाड़ी में बैठने के बाद वो लोग उससे कैजुअल बातें करने लगे, जैसे कि बच्चे तुम्हें मिस करते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ी देर बाद जाके उनकी बातें अजीब सी होने लग गई, बहुत ही ज्यादा अजीब, जिस पर कैरोलाइन थोड़ी सी पैनिक हुई और उसने बोला आप गाड़ी रोक लीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इतने में ही रोजमेरी ने उसको गलत तरीके से टच करना स्टार्ट कर दिया। कैरोलाइन और ज्यादा पैनिक होने लग गई। इतने में फ्रेड ने एक साइड पे जाके गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से उतरा, पीछे वाली सीट पे गया और उसने जोर से कैरोलाइन के सर पे घूसा मारा जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तब वो वेस्ट के घर पे थी और वो उस तहखाने के अंदर थी। उसके हाथों को बांध रखा था, उसके मुंह के अंदर बहुत सारा कपड़ा घुसाया हुआ था ताकि वो चीख ना पाए और दोनों ने उसके कपड़ों को स्ट्रिप कर रखा था। और उसने देखा कि दोनों के दोनों उसके पास खड़े होके उसकी बॉडी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके जेनिटल्स का। बेसिकली वो इस तरीके से खड़े हुए थे जैसे कोई डॉक्टर हो और एग्जामिन कर रहे हो अपने पेशेंट को। इतने में ही फ्रेड ने एक बेल्ट निकाली और कैरोलाइन के जेनिटल्स पे मारना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद रोजमेरी ने उसको सेक्सुअली अब्यूज करा। फिर दोनों ने मिलकर उसको अब्यूज करा, उसका रेप किया गया उस दिन और उसको बहुत पीटा गया, बहुत ज्यादा। उसको लगने लगा था कि अब ये दोनों मुझे एंड में मार देंगे, लेकिन फ्रेड आया। फ्रेड ने उसको बोला मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम वापस एज अ नैनी ज्वाइन कर लेती हो और किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताओगे तो सरवाइव करने के लिए कैरोलाइन राजी हो गई। और ये चीज प्रूव करने के लिए कि वो राजी हुई है एक्चुअल में, उसने उस दिन उनके घर पे झाड़ू पोछा भी किया।
झाड़ू पोछा करने के बाद वो अपने घर पे निकल गई और जब वो घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने उसकी हालत देखी। उसकी मम्मी तुरंत ही समझ गई इसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन कैरोलाइन कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। उसको लग रहा था उसी की गलती है। उसकी मम्मी ने बहुत सारे ब्रूजेस देखे उसके बॉडी पे, ओपन वुंड्स भी थे उसकी बॉडी पे। इतने में वो फूट फूट के रोने लग गई और उसने अपनी मम्मी को सब बता दिया। उसकी मम्मी ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाई और फ्रेड और रोजमेरी को अरेस्ट कर लिया गया। फ्रेड और रोजमेरी की कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई है। अरेस्ट करने के बाद ट्रायल चला और ट्रायल में कैरोलाइन ने टेस्टिफाई करने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थी, वो फेस नहीं करना चाहती थी ट्रायल को। उसने मना कर दिया जिसकी वजह से उनको कन्विक्ट तो किया गया, वो गिल्टी तो प्रूव हो गए, लेकिन उनसे सिर्फ 50-50 पाउंड लेके उनको छोड़ दिया गया एकदम फ्री, बॉडीली हार्म करने के बाद और उसके ऊपर असॉल्ट और रेप करने के बावजूद वो लोग फ्री हो गए। उनकी छूटने की खबर सुनकर कैरोलाइन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा में चली गई। अब फ्रेड और रोजमेरी फ्री थे तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर। उनको लगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये करके तो हम यूं फ्री हो जाते हैं। तो अब उनके दिमाग में और खुराफातें चलने लग गई। उन लोगों ने अपने घर को थोड़ा और रेनोवेट किया और जो तहखाना था उस तहखाने के अंदर उन्होंने ऊपर सीलिंग पे इस तरीके का इंतजाम किया कि किसी को लटकाया जा सके। तो वो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग लड़कियों का पीछा करते थे, जो उन्हें सही लगती थी उसको अबडक्ट करके घर ले आते थे, जिसके बाद वो उनको उस तहखाने में ले जाते थे। कईयों की आंखों पे पट्टी बांधी होती थी, मुंह पे उनके टेप लगाई होती थी, उनके हाथ बंधे हुए होते थे। वहां पे उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, पीटा जाता था, म्यूटिलेट किया जाता था और एंड में मार दिया जाता था। उनको ये सब करते हुए बड़ा मजा आने लगा था। हर लड़की के बाद उनको लगता था यार एक और लड़की लेके आते हैं, अब एक और लड़की लेके आते हैं। धीरे धीरे करके लड़कियों को मारने के बाद उनकी बॉडी को वो काट के अपने ही घर के नीचे दफना देते थे। अपने घर के नीचे उन्होंने टोटल 9 लड़कियों को गाड़ा था, जिसके बाद उन लोगों ने उसके ऊपर सीमेंट से परत चढ़वा दी और उस जगह को एक रूम बना दिया, एक बच्चों का रूम जहाँ पे बच्चे रहने लगे थे। हैदर देखती थी कि उसके पेरेंट्स ये क्या कर रहे हैं, वो बहुत डरती थी। बाकी बच्चे भी देखते थे लेकिन हैदर के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। वो एग्जैक्टली शारमीन जैसी थी, बहुत ढीठ और अपने पेरेंट्स की बात ना सुनने वाली, लेकिन उससे जबरदस्ती चीजें कराई जाती थी। हैदर डेस्परेटली चाहती थी कि उसको मदद मिले और ये सारा भांडा फूट जाए उसके पेरेंट्स का। एक बार वो अपने स्कूल में रो रही थी बहुत ज्यादा और उसने अपनी फ्रेंड को बताया अपनी फैमिली के बारे में और ये भी बताया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पकड़ी जाए। अब ये बात क्लास के एक बच्चे ने सुन ली और उसने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बता दी और उस बच्चे के पेरेंट्स फ्रेड और रोजमेरी के फ्रेंड्स थे। उन दोनों ने फ्रेड और रोजमेरी को बता दिया कि तुम्हारी बेटी अब ये बातें स्कूल में फैला रही है, तुम्हारा जल्दी भांडा फूटेगा। फ्रेड और रोजमेरी बहुत ज्यादा डर गए इस चीज पे कि कहीं ये ऐसा ना कर दे तो हम पकड़े जाएंगे। कुछ टाइम के बाद हैदर घर से गायब हो गई। स्कूल में उसका ना आना, मोहल्ले में उसका ना दिखना लोगों को कंसर्न करने लग गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया हैदर कहाँ गई, तो उन लोगों ने ये बोला कि वो भाग गई किसी लड़की के साथ, वो लेस्बियन थी। क्योंकि हैदर ट्रॉमा में रहती थी, बैठ के हिलती रहती थी, तो उसके पेरेंट्स को लगता था ये लेस्बियन है। तो उन्होंने इसी चीज को उठा के एक बहाने में कन्वर्ट कर दिया और मोहल्ले में फैला दिया कि हैदर एक लड़की के साथ भाग गई है और हमने उसको डिसोन कर दिया है, अच्छा है भाग गई। लेकिन उन्होंने हैदर को मार दिया था। मारा रोजमेरी ने था। रोजमेरी ने फ्रेड को बोला कि ये बहुत ज्यादा ढीठ लड़की थी, इसको मारना जरूरी था। तो फ्रेड ने पूछा तुमने इसको मारा कैसे, तो उसने बोला मैंने उसे काट दिया। जब उसने ऐसे बोला तो फ्रेड को थोड़ी देर के लिए अजीब फील हुआ, ऐसा फ्रेड ने बोला था। इसके बाद रोजमेरी ने कहा मैंने उसे इसलिए काटा क्योंकि वो डस्टबिन में फिट नहीं हो रही थी, मुझे उसे प्रॉपर्ली काटना पड़ा ताकि वो डस्टबिन में अच्छे से फिट हो जाए। जिसके बाद फ्रेड ने बोला कि रोजमेरी ने अपनी ही बेटी को काट के डस्टबिन के अंदर फिट कर दिया। एक लड़की जो इतना ज्यादा परेशान थी अपने घर के अंदर, इतना टॉर्चर, इतना अब्यूज होता था, वो निकलना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी एना मैरी की तरह। वो भाग नहीं पाई और उसे मार दिया गया बहुत गलत तरीके से। उस घर में सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत नहीं होता था, उनका जो बेटा था उस तक को ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि जब तू 16 साल से ऊपर का हो जाएगा तब तुझे अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप्स बनाने, एंड यू नो दैट कि किस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। हैदर को मारने के बाद वो जैसे भूल ही गए कि उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोगों को पड़ा। लोगों को लगा ऐसे कैसे भाग गई हैदर और इन पेरेंट्स को कंसर्न क्यों नहीं हो रहा, ये दुखी क्यों नहीं है, तो आराम से जी रहे हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर जो थी, फीमेल पुलिस ऑफिसर, उसको बहुत ज्यादा लोचा लग रहा था इस फैमिली के अंदर।
उसने अथॉरिटीज को पूरी तरह मनाने की कोशिश की कि ये जो 25th क्रॉमवेल स्ट्रीट है, ये जो घर है, यहाँ पे खुदाई होनी चाहिए और पक्का इनके घर में कुछ ना कुछ मिलेगा कि हैदर गई कहाँ। उसने अच्छी तरह उन लोगों को परसुएड कर लिया, जिसके बाद से पुलिस वारंट के लिए जुट गई। पुलिस को फाइनली वारंट मिल गया, सर्च वारंट मिल गया। अब पुलिस उनके घर पे सर्च वारंट लेके पहुंची। दरवाजा खोलती है रोजमेरी। रोजमेरी पुलिस को देख के घबरा जाती है और तुरंत फोन करती है फ्रेड को। फ्रेड जब ये बात सुनता है तो फोन काट देता है और काफी घंटों के लिए गायब हो जाता है। आज तक पता नहीं चल पाया कि वो इतने घंटों के लिए गया कहाँ था। जिसके बाद पुलिस सर्च करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले गार्डन को खोदती है। गार्डन को खोदने के बाद उनको मिलती है 2 थाइज। 2 थाइज मिलने के बाद उनको लगता है कि उनको हैदर मिल गई है, लेकिन कुछ देर में उनको तीसरी थाई मिलती है। तो पुलिस ऑफिसर सोचते हैं एक लड़की की 3 टांगे तो नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे एक और बॉडी है। और सर्च की जाती है आगे और खोदा जाता है, एक और बॉडी निकलती है। पुलिस हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। जिसके बाद काफी घंटे बीत जाते हैं और फ्रेड आ जाता है वापस। पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है और रोजमेरी को भी। दोनों को जेल ले जाया जाता है और फ्रेड को अभी भी मजाक लग रहा होता है। उसको लगता है पकड़ा गया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी, नॉर्मल तो है लोगों को मार के काट के डालना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन जेल में रहूंगा, वापस आ जाऊंगा जैसे बाकी क्राइम्स के लिए आ गया। तो उसको इतना ईजी लग रहा था और वो ये सोच रहा था 2 बॉडीज ही तो मिली हैं, बाकी जो गाड़ी है वो पुलिस को कैसे मिलेगी, उसके लिए मेरा पूरा घर तोड़ना पड़ेगा उनको, पुलिस इतना दूर थोड़ी जाएगी। लेकिन पुलिस ने उसका पूरा घर तोड़ डाला और उसको पुलिस को इंस्ट्रक्ट करना पड़ा और बताना पड़ा कहाँ कहाँ कौन सी बॉडीज उसने गाड़ी है। उस घर में से टोटल 9 बॉडीज निकली थी और बाकी बॉडीज तो अलग जगह पे निकली थी, जैसे कि कैथरीन की और एन की। फ्रेड काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसका वो घर जो उसने इतना ज्यादा बिल्ड किया होता है पैसे वैसे लगा के, वो टूट चुका होता है पूरी तरह, वो पकड़ा जा चुका होता है। अब उसको लगने लग जाता है कि कुछ सीरियस हो रही है चीज, और वो रोज से भी नहीं मिला होता काफी टाइम से। अब ट्रायल चलता है इस केस का और इस केस के ट्रायल में उसको सबसे तगड़ा शॉक लगता है जब रोजमेरी उसी के खिलाफ बोल देती है। वो कहती है कि फ्रेड ने किया जो किया है, मैं तो एकदम क्लीन हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मेरे को पता भी नहीं इस घर में हो क्या रहा था, मैं तो कर ही नहीं सकती ऐसा सब कुछ, यही कर रहा था जो कर रहा था। अब ये सब सुन के फ्रेड एकदम शॉक में चला जाता है। जिंदगी में पहली बार उस इंसान को थोड़े बहुत इमोशंस फील होते हैं और वो इमोशंस इतने तगड़े फील होते हैं उसको कि वो सीधा जाके सुसाइड नोट लिखता है और सुसाइड कर लेता है। और यहाँ हो जाता है अंत फ्रेडरिक का। तो क्या इससे उन सब विक्टिम्स को जस्टिस मिल गई? बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान जो पूरी जिंदगी लोगों को कंट्रोल करता आया, किसी को रेप कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, एंड में उसकी लाइफ का कंट्रोल भी उसी के हाथों में था। उसने किसी को टच नहीं करने दिया, खुद ही मर गया। अब अगर मैं रोजमेरी की बात करूं तो उसने बहुत कोशिश करी है प्रूव करने की कि वो इनोसेंट है, लेकिन कोर्ट समझ चुकी थी कि बेटा आप इनोसेंट नहीं हो, तो उसको लाइफ सेंटेंस मिली विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। वो बाहर नहीं आ सकती जेल से। आज भी वो जिंदा है और मजे की जिंदगी जी रही है। मैंने रिसर्च करके देखी थी वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, और सच बता रही हूँ वो बहुत मजे से रह रही है। आज तक उसने अपनी इनोसेंस को बरकरार रखा है। वो हर किसी को यही कहती है फ्रेड की गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो बिना बात में सजा काट रही हूँ। केक बनाती है, कोई भी न्यू इनमेट आता है उनके लिए केक बना के उनको दे देती है। उसको पता है लोगों को पटाना कैसे है। उसी के चलते उसको एक बहुत ही अच्छा रूम दिया गया है जेल के अंदर, जिसके अंदर टीवी भी लगाया हुआ है। वो अपनी सीरीज देखती है बैठ के, उसमें बेकिंग करती है, जेल के अंदर जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो खेलती है, उनमें जीतती है, लोगों से बातें करती है, मजे से खाती है, पीती है, फ्री का मस्त सोती है। और उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिनायल में है, पूरी डिनायल में, कि मैंने तो किया ही नहीं, ये सब ये फ्रेड के काम थे। कैरोलाइन ओवेंस, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में वो दिखा रही थी कि वो जो घर था फ्रेड और रोजमेरी का, उसको तोड़ दिया गया, उसके जगह पे एक वॉकवे बनाया गया जहाँ पे लोग चल सकते हैं। अब वो वहां पे थी और वो बोल रही थी कि मुझे आज भी, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे उस फ्रेड के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पूरी जिंदगी वो ट्रॉमा में रही, PTSD का शिकार रही, और पता नहीं कितनी ही उनको मेंटल इलनेसेस हो गई, और एंड में जाके उनको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। बहुत सैड चीज है ये। और आज भी इस मोमेंट पे मैं बैठी हूँ, इस मोमेंट पे भी ऐसी कई फैमिलीज हैं जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज होता है, जहाँ पे ऐसा हो रहा होता है और हमें खबर भी नहीं होती। पता नहीं कितने ही फ्रेड और रोजमेरी घूम रहे होंगे आज।
लेकिन हमें कोई खबर नहीं है। और वो सारे विक्टिम्स, मैंने हालांकि वो सारे इंसिडेंट बहुत डिटेल्स में नहीं बताया, अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो उन विक्टिम्स के ऊपर ही होगी कि किस विक्टिम के साथ उसने क्या किया था। मैं नहीं चाहती थी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाए, इसीलिए मैंने वो सबको इंक्लूड अभी नहीं किया। मैंने वो डिटेल्स को इंक्लूड किया जो जानना जरूरी था आपका। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे पता है ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेकार थी, इसके ऊपर रिसर्च करने के टाइम भी मुझे बहुत बार बहुत गुस्सा आया था, बट स्टिल मैंने सोचा था कि ये स्टोरी पता होनी चाहिए लोगों को कि दुनिया में ऐसा भी होता है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर बनाया वीडियो। और मुझे ये स्टोरी किसी ने रिकमेंड की थी, मैं उनका नाम नीचे पिन कर दूंगी। सो या अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।